हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष मेहर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर। क्या यहाँ पर अपन कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर पढ़ेंगे हम। क्या कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल बाय 1 to 1 यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं अपन कंप्यूटर का परिचय एवं इसका इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले कंप्यूटर का परिचय एवं इतिहास। इसमें देखेंगे सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। क्या कंप्यूटर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। इसको यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। तो इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जानेंगे कंप्यूटर क्या है। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर किसे कहा जाता है? क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में हम? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है। क्या कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है। कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है जिस क्या कंप्यूटर एक लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? ये एक लैटिन शब्द है और ये कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है? गणना करना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों। आप यहाँ से डिटेल में अगर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम में कंप्यूटर के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्या कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है, कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण एवं द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्यूटर स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें अपन डेटा डालकर उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले क्या आपने तो पढ़ तो लिया होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सी का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग और एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पार्टिकुलर, और यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, ई का मतलब होता है एजुकेशन, आर का मतलब होता है रिसर्च। एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर वर्ड में सी का मतलब क्या है? तो कॉमन। कंप्यूटर वर्ड में ई का मतलब क्या? एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर के पितामह, कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, जबकि पर्सनल कंप्यूटर का जनक क्या? पर्सनल कंप्यूटर।
पर्सनल कंप्यूटर के जनक कहा जाता है हार्वर्ड आइकेन को। हार्वर्ड आइकेन किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके जनक कहा जाता है हार्वर्ड आइकेन को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का इस टाइप से विकास हुआ है। सबसे पहले कंप्यूटर में आया था अबेकस 1602 में। क्या? सबसे पहले कंप्यूटर में आया था अपना अबेकस। कब आया था? ये आया था 1602 ईस्वी में। विश्व का प्रथम गणना यंत्र है जिसका आविष्कार बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बेबीलोन में। और इसके आविष्कारक का नाम है टिम क्रेनमर। क्या नाम है? टिम क्रेनमर। अबेकस का आविष्कार 1602 में बेबीलोन में हुआ था, जिसके आविष्कार है टिम क्रेनमर। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर जो शब्द बना है किसने आविष्कार किया, इसके पितामह किसे कहा जाता? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक हार्वर्ड आइकेन को कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और अबेकस का आविष्कार सबसे पहले हुआ था बेबीलोन में, टिम क्रेनमर ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, तो आपके जितने भी एग्जाम में जिनमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे सब क्वेश्चन सोल्व आराम से हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के क्या कार्य होते हैं, हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कार्य। सबसे पहले होता है कंप्यूटर का कार्य डेटा इनपुट। क्या? डेटा इनपुट। इसको डाटा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डेटा इनपुट। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा एंट्री किया रो डाटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाता है इनपुट डाटा कहलाता है। जैसे कि डेटा इनपुट का मतलब ये दोस्तों, जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी कीवर्ड या कोई भी टाइप कर रहे हैं वो डेटा है। ठीक है, और इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस के द्वारा अपन कुछ भी डेटा एंटर करते हैं। फिर सेकंड होता है अपना डेटा प्रोसेसिंग। जो डेटा को हमने इनपुट किया है उसका प्रोसेसिंग होगा। जो डेटा हमारे द्वारा कंप्यूटर में एंटर किया गया है उसका प्रोसेस। निर्देशों का एग्जीक्यूशन करके डेटा को सूचना में बदलने के लिए कई गणना डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे कि हम कुछ भी एंटर कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये उसका प्रोसेसिंग किस टाइप से हो रहा है वो प्रोसेस करता है। फिर थर्ड होता है अपना डेटा आउटपुट। जो प्रोसेसिंग हुआ उसका आउटपुट क्या निकला, जैसे कि हमने 2+2 किया तो 4 हो गया, ये 2+2 तो इनपुट हो गया, 2+2 ये इनपुट। फिर डेटा प्रोसेसिंग मतलब उनका प्रोसेस करना। फिर डेटा आउटपुट, जैसे 2+2 4 हो गया, ये आउटपुट हुआ। वो डेटा स्टोरेज, जो हमने डेटा को एंटर किया है, ये स्टोरेज कहाँ होगा? डेटा स्टोरेज। डेटा और प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करना डेटा स्टोरेज कहलाता है। तो डेटा स्टोरेज होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है, और अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको समझ में आ रहे थे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन को पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी दोस्तों कहाँ से कहाँ तक रहा है? ये रहा अपना 1942 से 1955 के बीच। कहाँ से कहाँ तक रहा? 1942 से 1955। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। क्या दोस्तों? जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, इसमें निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। किसका? निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। निर्वात ट्यूब, जिसको वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है। वैक्यूम ट्यूब के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा और गति धीमी होती थी। क्या? आकार बड़ा और गति धीमी। इनका आकार बहुत बड़ा होता था और इनकी गति बहुत धीमी होती थी। वैक्यूम ट्यूब के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब के इस्तेमाल के कारण जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, इनका आकार बहुत बड़ा होता था और इनकी गति बहुत ही धीमी होती थी। सॉफ्टवेयर के निर्माण में मशीन भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। क्या? सॉफ्टवेयर के निर्माण में मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। किसका? लो लेवल लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इस कारण से ये कंप्यूटर बहुत बड़े और इनकी गति बहुत ही धीमी होती थी। और इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के निर्माण में मशीन लैंग्वेज और लो लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। इसमें स्टोरेज के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। क्या? स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता था? पंच कार्ड और पेपर ट्यूब। पंच कार्ड, पेपर ट्यूब, पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। जो स्टोरेज में, इसमें संग्रहण मेमोरी के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। और फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण देखने को मिलते हैं अपने से इनियाक, ईडीवेक, यूनिवेक और मार्क फर्स्ट। मतलब इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले लास्ट में एसी 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 आ रहा है। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरणों को अपने को बता रहा है। क्या बता रहा है? इनियाक, ईडीवेक और यूनिवेक और मार्क फर्स्ट। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी का 1956 से 1965 तक। जो दूसरी पीढ़ी मानी जाती है 1956 से 1965 तक मानी जाती है। निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया था। क्या पे? दूसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया था। क्या? निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया गया था। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। क्या? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसका दोस्तों? जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बेल लेबोरेटरीज के द्वारा।
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में कब हुआ था? 1947 में बेल लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर सॉलिड स्टेट अर्धचालक धातु से बना होता है। क्या? जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा सॉलिड स्टेट अर्धचालक धातु से बना होता है। पिछली पीढ़ी की अपेक्षा में आकार छोटा और स्पीड थोड़ी अधिक थी। क्या? आकार छोटा, स्पीड मोर। ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांजिस्टर का जब सेकंड पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया तो इसमें विद्युत भी खपत कम होती है दोस्तों। और सॉफ्टवेयर के निर्माण में असेंबली भाषा का उपयोग किया गया। किसका? असेंबली भाषा का। सॉफ्टवेयर के निर्माण में असेंबली भाषा का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? असेंबली भाषा का। स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता था। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता था। और इसके उदाहरण जो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर, इसके उदाहरण IBM 70, IBM 1600, CDC 3600। क्या? दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया था। आकार छोटा, स्पीड मोर। सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए असेंबली भाषा का उपयोग किया जाता था। और स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। जो इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं IBM 70, IBM 1600, CDC 360, 100। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी का आविष्कार माना जाता है 1966 से लेके 1975 तक किया। तीसरी पीढ़ी में मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता? IC चिप का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स। IC चिप का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। क्या? जो IC चिप का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। आविष्कार जैक किल्बी। इन क्वेश्चंस को साथ में 2-3 बार पढ़ते भी जाइए आप, जैसे कि तीसरी पीढ़ी 1966 से 1975, ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का उपयोग किया गया था। IC चिप का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड का आविष्कार। इनपुट एंड आउटपुट के लिए कीबोर्ड माउस का आविष्कार। क्या? तीसरी पीढ़ी में दोस्तों इनपुट और आउटपुट डेटा के लिए कीबोर्ड और माउस का विकास हो चुका था। इसकी विश्वसनीयता और गति बढ़ी दोस्तों। कंप्यूटर गति हेतु रैम का भी विकास हुआ था। इसमें कंप्यूटर गति के लिए रैम का विकास। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का आविष्कार हुआ। मैग्नेटिक टेप और डिस्क। उच्च स्तरीय भाषा पास्कल, सी तथा बेसिक का विकास हुआ। क्या? इसमें प्रोग्रामिंग के लिए पास्कल, बेसिक और सी लैंग्वेज का इसमें विकास हुआ। और इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं अपने को IBM 360, LCL 1900 और BEX 750।
क्या, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पे आविष्कार हुए हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से आईसी चिप का प्रयोग किया जाता था। आईसी चिप का आविष्कार जैक के लिए भी नहीं किया था। इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया जाने लगा। रैम का विकास हुआ यहाँ पे, और स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क का उपयोग हुआ, और प्रोग्रामिंग के लिए पास्कल और बेसिक सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों यहाँ पे फोर्थ जनरेशन, कौन सी, चौथी पीढ़ी। ये चौथी पीढ़ी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को परिवर्तन मिला। चौथी पीढ़ी मानी जाती थी दोस्तों को 1976 से लेकर 1989 तक। कहाँ तक मानी जाती, 1976 से लेकर 1989 तक। इस पीढ़ी में आईसी चिप के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। किसका दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर है गणना ही कुछ ही सेकंड्स में सोल्व कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एमई हाइप ने किया था। क्या, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एमई हीप ने किया था। किसने किया था दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एमई हीप ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगाता है उसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में बांटा जा सकता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा होने के कारण टेबल पर भी रखा जाता है। क्या, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा था, आकार छोटा है, टेबल पर भी रखा जा सकता है, टेबल पर भी रखा जा सकता है। किस पर रखा जा सकता है दोस्तों, टेबल पर भी रखा जा सकता है। इसमें एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। किससे, LSIN VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लेन और वैन का विकास हुआ। इसमें लेन एंड वैन का आविष्कार हुआ। लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, इसका विकास हुआ। मल्टीमीडिया का प्रारंभ हो चुका था यहाँ पे चौथी पीढ़ी में। किसका, मल्टीमीडिया का आविष्कार। स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप के स्तर पर अर्धचालक मेमोरी का उपयोग किया गया। किसका, अर्धचालक मेमोरी। और इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं दोस्तों अपने को IBM PC और एप्पल PC। ये चौथी पीढ़ी में मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, जो बहुत ही छोटा होता है। और लास्ट पीढ़ी अपने दोस्तों फिफ्थ जनरेशन, जो पांचवी पीढ़ी है, जो भी फिलहाल में हम यूज कर रहे हैं। कौन सी, पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी का आविष्कार माना जाता है दोस्तों 1990 से लेके टुडे। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से ULSI एंड SLSI का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ना। ULSI और SLI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क, जैसे क्या, स्टोरेज के लिए मुख्य रूप से ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD, ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। क्या, स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क मुख्य रूप से CD, DVD, BRD, ब्लू रे डिस्क का उपयोग किया जाने लगा। नेटवर्किंग क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। ईमेल,
WW और इंटरनेट का विकास हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का विकास हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का विकास हुआ। उदाहरण इसके मिलते हैं पीसी, सुपर कंप्यूटर, इनसे गणनाएं कुछ ही सेकंडों में की जा सकती है दोस्तों। क्या गणना है यहाँ पे कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे की जा सकती है। ये हमने पढ़ लिया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी, जो कंप्यूटर का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक साबित हुई। जितनी भी हम आसपास, हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, रेडियो, टीवी, ये सब चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम यूज़ कर पाते हैं दोस्तों। और कोई सी भी सूचनाओं को हम अपने मोबाइल पे देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट एंड थर्ड आउटपुट यूनिट। क्या कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो सबसे पहले होता है अपना सिस्टम यूनिट। क्या होता है सबसे पहले हमारा सिस्टम यूनिट? ये कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय इकाई सीपीयू होता है। जो सिस्टम यूनिट में हो दोस्तों, ये मुख्य भाग है। क्या कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें सीपीयू लगा होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है सीपीयू को? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई डिवाइस और सर्किट होते हैं जो एक मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं। सीपीयू में रहता है दोस्तों बहुत सारे उसमें सर्किट होते हैं। वहाँ पे चीज़ें माउस है, अपना कीबोर्ड है, इलेक्ट्रिक सॉकेट है, केबल कनेक्शन है, यहाँ पे सब चीज़ें वहाँ पे जुड़ी होती है। सीपीयू में मुख्य रूप से कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट होती है। क्या सीपीयू में मुख्य रूप से होता है कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये कंप्यूटर के सीपीयू में होता है। सीपीयू मुख्य रूप से 3 जगह कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम कंट्रोल यूनिट। क्या देखेंगे? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। क्या समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन। ये इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इनपुट आउटपुट क्रियाओं का नियंत्रण, कंट्रोल।
कंट्रोल यूनिट से ही नाम आपको आ रहा होगा कि ये किन चीज़ों को कंट्रोल करती है। ये मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है और उनकी व्याख्या करती है। एएलयू और मेमोरी को क्रिया संपन्न करने के निर्देश देती है। क्या? प्रोसेस कंप्लीट के निर्देश देती है। इसमें दोस्तों सेकंड है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एएलयू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंक गणनाएं करता है। क्या? एरिथमेटिक, जो अंक गणना करता है। अंक गणितीय क्रियाओं में जोड़, गुना, भाग, सम शामिल है। सॉरी, अंक गणित क्रियाओं में जोड़, गुना, भाग शामिल है। जो अपना थर्ड होता है दोस्तों, वो होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रहण करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। डेटा को स्टोर। मेमोरी यूनिट का काम है डेटा को स्टोर करना। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। बिना मेमोरी के आप कंप्यूटर को किसी भी हालत में नहीं चला सकते। मेमोरी में एक प्रत्येक स्थान की एक पहचान होती है, जिसे एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रेस। ठीक है दोस्तों, मेमोरी में प्रत्येक स्थान पर एक पहचान संख्या होती है, जिसे एड्रेस कहा जाता है। तो किसी भी फाइल को अपन ने सेव किया, उसका एड्रेस डालते हैं, जैसे किसी नाम से फलाना 123 फाइल, XYZ फाइल, मतलब ये उसका एड्रेस है। उसी एड्रेस से अपने को वो फाइल सिस्टम में मिलेगी। मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है। जो मेमोरी होती है ना, वो अर्धचालक चिप होती है। क्या होती है? अर्धचालक चिप होती है। ये चीजें दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है मेरे द्वारा पढ़ाया गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सेकंड, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? क्या पढ़ेंगे? इनपुट यूनिट। तो वहाँ यूनिट जिसके द्वारा कमांड या इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है, इनपुट क्या यूनिट कहा जाता है। जैसे कि कोई भी डेटा आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो, उसको इनपुट यूनिट कहा जाता है। जैसे कि कीबोर्ड से कर रहे हो, माउस से कर रहे हो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, इससे आप भी जो डेटा एंटर कर रहे हो उसे इनपुट यूनिट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड है हमारा आउटपुट यूनिट। क्या है थर्ड? आउटपुट यूनिट। कस्टम कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा लिए गए कमांड या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके रिजल्ट दर्शाया जाता है, उसे आउटपुट यूनिट कहा जाता है। जैसे कि आपने कीबोर्ड के द्वारा कोई भी चीजें एंटर किए गए, उनको आउटपुट कैसे प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आउटपुट कीबोर्ड से आप टाइप करोगे तो आउटपुट कहाँ पे दिखेगा अपने को? मॉनिटर पे, प्रिंटर पे। जैसे कि आप प्रिंट कर रहे हो तो आउटपुट प्रिंटर के माध्यम से निकलेगा, प्लॉटर के माध्यम से ये आउटपुट निकलेगा अपने को। अब यहाँ पे कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। क्या? कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है दोस्तों? इसकी होती है सबसे पहले स्पीड। ये बहुत ही जल्दी चीजों को सोल्व कर सकता है। कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर सकता है। शुद्धता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर सटीक गणनाओं के लिए जाना जाता है दोस्तों। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश दे दिए जाए ना,
कंप्यूटर सारी गणनाओं को सही परिणाम निकालता है। कंप्यूटर में अगर कोई भी गलती भी हो गई तो अपनी गलती के कारण होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है। अगर कंप्यूटर में वायरस आ गए तो वहां पे गलत परिणाम मिल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर आपका चल रहा है उसमें बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा। सक्षमता, डिलीजेंस, कंप्यूटर कार्य करते करते कभी थकता नहीं है तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करता रहता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, स्मरण शक्ति। अगर एक बार आप कंप्यूटर में कोई भी चीज सेव कर दिया तो कभी भी आप उसको प्राप्त कर सकते हो। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। वर्साटिलिटी, व्यापक उपयोग। कंप्यूटर का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। घर, अस्पताल, कॉलेज, स्टूडेंट सभी दूर कंप्यूटर का उपयोग निरंतर करा जाता है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर पूर्ण रूप से ऑटोमेशन पे काम करता है। अपने को सिर्फ डाटा एंटर करना है, वो सब चीज ऑटोमेटिक कर लेगा। संग्रहण क्षमता, स्टोरेज, स्टोरेज के लिए सीडी, डीवीडी, डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट चीज है दोस्तों, हम कंप्यूटर मुख्य रूप से कार्य के आधार पर भी कंप्यूटर को बांटा जा सकता है। क्या? कार्य के आधार पर कंप्यूटर, कार्य के आधार पर कंप्यूटर दोस्तों, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर सामान्यतः ताप दाब मापन लंबाई के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? जो एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ताप दाब लंबाई को मापने में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, इसमें एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एनालॉग घड़ी, भूकंप मापी सिस्मोमीटर और वोल्टमीटर। डिजिटल कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग डिजिटल युक्तियों में किया जाता है, जो डिजिटल सिग्नल का उपयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर गणना के साथ लॉजिक क्रिया भी कर सकता है। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर हो गया एक डिजिटल घड़ी, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, इन कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल पंपर मशीन, पेट्रोल पंपर मशीन, अस्पताल में रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और आकार के आधार पर भी कंप्यूटरों का वर्गीकरण है। क्या? कार्य के आधार पर होगा ये, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर, आकार के आधार पर कंप्यूटर होता है तो माइक्रो कंप्यूटर। क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर।
सेकेंड होते हैं अपने मिनी कंप्यूटर, थर्ड है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार के आधार पर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ये बहुत छोटे होते हैं। क्या? माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम घरों में, स्कूलों में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें एक ही सीपीयू होता है, वन सीपीयू। जो जैसे कि टैबलेट, पीसी, कंप्यूटर जो घर में यूज करते हैं, इसमें एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता कार्य करने की अपेक्षाकृत कम होती है। एक समय पर माइक्रो कंप्यूटर में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, टैबलेट ये आदि उदाहरण है कि टैबलेट, पीसी आदि। मिनी कंप्यूटर ये मध्यम आकार के कंप्यूटर है। इसे मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता अधिक होती है। इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। किसमें? एक से अधिक सीपीयू। इसमें भी एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। ये बैंक में होते हैं, खासकर मिनी कंप्यूटर, बैंक, ऑफिस, इसमें मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। क्या? आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता भी बहुत अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य रूप से रेलवे रिजर्वेशन में उपयोग किया जाता है। बीमा कंपनियों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या दोस्तों? रेलवे में बीमा कंपनियों के द्वारा इसके उपयोग किया जाता है। जो फोर्थ होता है दोस्तों, वो होता है अपना सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। आकार में बहुत ही बड़े। इनकी संग्रहण क्षमता में कार्य करने की गति भी सर्वाधिक होती है। स्पीड फास्ट होती है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे कॉस्टली होते हैं। इनमें भी अनेक व्यक्ति काम कर सकते हैं। अनेक व्यक्ति। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। क्या? जो इसकी गति है फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स का मतलब होता है दोस्तों फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है? फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। इनका उपयोग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। वैज्ञानिक मौसम के लिए, रक्षा के लिए और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। क्या? सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत ही बड़े होते हैं और इनकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है और इसमें अनेक व्यक्ति काम कर सकते हैं। फ्लो और सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम चलेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास। अब इसमें पढ़ेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास। भारत में सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता। क्या दोस्तों? भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता विजय भाटकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजय भाटकर को। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के दशक में नेल के द्वारा किया गया था।
क्या भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के दशक में एन नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। जो कंप्यूटर का नाम था फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर। क्या नाम था उसका? फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर। नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड सीडेक सेंटर ऑफ एडवांस डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बार्क आईआईटी मुंबई आदि। ठीक है दोस्तों, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक प्रमुख रूप से विजय भाटकर को कहा जाता है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था, जो किया गया था नेल के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज। किसके द्वारा? नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज। इनके द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर के उपयोग का संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, जैसे कि मोबाइल पर मैसेज भेजना, ईमेल भेजना, टेक्स्ट भेजना, पीडीएफ भेजना, फोटोज भेजना। व्यापार के क्षेत्र में सिनेमा, होटल, यात्रा आदि की बुकिंग करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हिसाब किताब के लिए, व्यापार के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे आदि, डीएनए फिंगरप्रिंट में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अभियांत्रिकी, किसी भवन, वस्तु, कलपुर्जे आदि के निर्माण में। मनोरंजन के क्षेत्र में टीवी देखने, गेम्स खेलने, इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा है दोस्तों हमने कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किस काम के लिए यूज किया जाता है। जिसके बाद में पढ़ा हमने कंप्यूटर का विकास क्रम, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर के कार्यों को भी पढ़ा हमारे द्वारा, कंप्यूटर के प्रमुख भागों और कंप्यूटर के उपयोग। इन चीजों को हमने यहाँ पर डिटेल से पढ़ लिया है। इस वीडियो लेक्चर में जो भी टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाए गए हैं, उनमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों, वो चीज़ें मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया है दोस्तों। कंप्यूटर ऐसे एग्जाम में, हर एग्जाम में कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी एग्जाम्स में कंप्यूटर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर आप कंप्लीट कर लोगे यहाँ से तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर की हिस्ट्री, ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू।